नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो हमारा जीएस का सिलेबस होता है, वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, वो बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी 72 हो, एईडीओ का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस में या यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है या कहीं भी जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, उन्हीं के लिए प्रॉपर तरीके से जीएस के सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैंने बिहार स्पेशल की क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं। अभी बिहार करंट अफेयर की हमारी क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की हमारी क्लासेस चल रही और मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें बहुत सारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमने कर ली हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में, ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे गांधीवादी आंदोलन या गांधीवादी चरण। तो हमने गांधी जी के बैकग्राउंड के बारे में पूरा कुछ जाना, उनके जो आंदोलन थे शुरुआती चरण के वो जाना। फिर हम जब मतलब कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, तो उसी को लेके एक रॉलेट एक्ट आता है और उसके लिए रॉलेट सत्याग्रह होता है। फिर आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उन्हीं को लेके जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो उसके लिए एक कमीशन का गठन गठन किया जाता है, जिसको हंटर कमीशन बोलते हैं हम। और हंटर कमीशन में ये बताया जाता है कि जो जनरल डायर था वो दोषी नहीं था। फिर कांग्रेस एक समिति गठित करती है, जिसको तहकीकात समिति बोलते हैं, और वो पाती है कि जनरल डायर दोषी है। लेकिन जब जनरल डायर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जो कांग्रेस है, जो गांधी जी हैं, वो असहयोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ दी थी। अब आगे आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। उधर इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था 1914 से 1918 के दौरान, तो उसमें दो शक्तियाँ थीं। एक तो एलाइड पावर थी, दूसरा सेंट्रल पावर थी। मतलब एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए था, दूसरी तरफ जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये लोग थे। तो उस समय जो मुस्लिम जगत का मसीहा होता था, मुस्लिम जगत का जो धार्मिक गुरु होता था, वो होता था जो खलीफा होता था। तो इस युद्ध के दौरान ये कहा गया कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है, उसका जो सम्मान है वो बनाए रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही एलाइड पावर जीत जाती हैं, तुर्की हार जाता है, तो जो खलीफा था, खलीफा जगत जो मुस्लिम जगत का हेड माना जाता था, वो तुर्की में ही रहता था। तो उसके पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, जिससे दुनिया भर के मुसलमान जो रहते हैं, वो अपने जो खलीफा के लिए आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी आंदोलन होता है, जिसको खिलाफत आंदोलन नाम दिया जाता है। तो ये दोनों बैकग्राउंड मैंने बता दिया। तो हमारा आज का वही टॉपिक ही है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, और दोनों कैसे मिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, 1915 से लेके 1919 तक का जो चरण है दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी हमेशा सहयोग की बात करते हैं। यहाँ तक स्वराज की बातें ब्रिटिश के साथ गांधी जी ने नहीं की थी। लेकिन जब रॉलेट एक्ट आता है, जिसको बिना दलील, बिना वकील, बिना मतलब की अपील, इस तरीके का एक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी रुष्ट हो जाते हैं और इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ होने लगते हैं। तो देखो, खिलाफत आंदोलन को पहले समझ लो, फिर असहयोग आंदोलन, इन दोनों को मिक्स करके ही होता है। तो खिलाफत आंदोलन जो चला 1919 में चला। खलीफा शब्द का मतलब होता है, खलीफा शब्द से बड़ा मतलब कि मतलब है ये अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है रूलर। तो इसका जो ऑफिस होता था, उसको खिलाफत के नाम से जाना जाता था, जहाँ ये खलीफा शासन करता था। तुर्की में जो इसका स्थान था, वहाँ तुर्की में ये बैठता था। तो ठीक है, तो ये खलीफा शब्द का आपने मतलब समझ लिया। उस समय का जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों, वो भी समझ लो, और साथ में ये भी जान लो कि ये जो खिलाफत आंदोलन होता है, ये क्यों होता है। देखो, 1914 से 1918 के बीच में जब वर्ल्ड वार पहला चल रहा था, विश्व युद्ध पहला चल रहा था, तो लग कौन कौन से लोग लड़ रहे थे। अब भारत में ब्रिटेन का शासन था। तो देखो, दो शक्तियां लड़ रही थी। एक को कहा जाता था एलाइड पावर, सहयोगी शक्तियां। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये सारे लोग एक तरफ से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जो शक्तियां थी, जिसको बोला जाता था सेंट्रल पावर, जिनको बोला जाता था केंद्रीय शक्तियां, इसमें जर्मनी था, तुर्की था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बुल्गारिया था। एक तरफ ये, एक तरफ ये। तो होता क्या है, जब युद्ध होता है, तो ये जो एलाइड शक्तियां होती हैं, इनकी विजय हो जाती है, और ये जो सेंट्रल पावर होती है, ये हार जाते हैं। और जब ये हार जाते हैं, देखो तुर्की इधर है
और ब्रिटेन इधर है। और जब ये हार जाते हैं तो जितने भी स्टेट रहते हैं हारने वाले, सबके साथ अपमानजनक संधियां होती हैं, चाहे वो जर्मनी हो, तुर्की हो, ऑस्ट्रिया हो, बुल्गारिया हो, हंगरी हो, कोई वो, सबके साथ जो है अमानवीय या जो मतलब अपमानजनक संधि होती है। तो एक तो बैकग्राउंड ये हो जाता है। दूसरा बैकग्राउंड ये रहता है उस समय का भारत में क्या दिक्कत रहती है। भारत में एक तो इतनी ज़्यादा महंगाई उस समय इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से हो जाती है, खाद्यान्न कम रहता है, उत्पादन कम होता है, प्लेग उधर अलग फैला, सूखा, महामारी, ये सब चीज़ें होती हैं, रॉलेट टैक्ट उधर अलग आ जाता है, यही फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेके। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, हंटर कमीशन आता है, वो कहता है जो जनरल डायर है वो दोषी नहीं है, मॉन्टेग्यू सुधार आ जाता है। तो उसमें जो स्वशासन की बात की जाती है वो ढंग से स्वशासन की ना डेट दी जाती है, ना ये बताया जाता है कि ये स्वशासन कैसे फॉलो होगा, उसकी प्रक्रिया भी नहीं बताई जाती है, जिससे जो स्वशासन वाले रहते हैं, होम रूल लीग वाले रहते हैं, वो नाराज़ रहते हैं। उधर जो है हिंदू मुसलमान का समझौता हो जाता है, 1916 का जो लखनऊ एक्ट आता है, तो उसमें हिंदू मुसलमान का समझौता भी हो जाता है। तो जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, ये सब लोग जो है कांग्रेस के साथ रहते हैं और नेशनल मूवमेंट में साथ रहते हैं। तो एक तरफ ये बैकग्राउंड हो गया। दूसरी तरफ जो मतलब कि धार्मिक एक मुद्दा मिल जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है ब्रिटेन जो है तुर्की को हरा देता है, और जितने भी देश रहते हैं सहयोगी शक्तियाँ उनके साथ अपमानजनक करती संधि करती हैं। जैसे जर्मनी के साथ ये लोग वर्साय की संधि अमानवीय करते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस होता है, वहीं पे बहुत सारी संधियाँ की जाती हैं। तुर्की के साथ ये लोग सेब्रेज की संधि करते हैं, और इसी तुर्की के साथ जो संधि होती है, इसी संधि से तुर्की, जिसको ऑटोमन साम्राज्य बोला जाता था, उसको कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब जैसे ही कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा, और जो खलीफा था, जो मुस्लिम जगत का हेड होता था, ये इसके पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। आप बताओ, पूरे मुस्लिम जगत का ये हेड है, इसके पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो लोग दुनिया की कह रहे थे कि आप तुर्की से लड़ाई करो, कुछ भी करो, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धार्मिक मुद्दा है, जो धार्मिक हमारा गुरु है, अगर उसके पद को आप हटाएंगे तब हम आंदोलन करेंगे, उसके सम्मान को बनाया जाए और उसके लिए जो ज़मीन वगैरह है वो और ज़्यादा दी जाए। तो इसी को लेकर दुनिया भर में आंदोलन चले, और भारत में भी आंदोलन चला, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसमें जो मुसलमान लोग थे उन्होंने क्या मांगे की? इसमें मुसलमानों ने मांगे की कि खलीफा की पुनर्स्थापना की जाए, और प्लस खलीफा को अधिक जो भू क्षेत्र है वो दिया जाए। अब ये बैकग्राउंड आपने समझ लिया दोनों तरफ का। अब इसके लिए होगा क्या भारत में, वो भी समझ लो। अब इसके लिए भारत में क्या होगा कि अप्रैल मई 1919 में खिलाफत का कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, खिलाफत नाम से, और इसका जो आयोजन होगा बम्बई में, जो अली बंधु होते हैं इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। मोहम्मद अली, जो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये लोग जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। और यही जो मौलाना शौकत अली हैं, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी थी उसको कंधा दिया था, जिससे क्या हो, एकता में वृद्धि हो, या ये सब चीज़ हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाता है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है कि सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है बनाई जाती है इस लखनऊ में, और ये कहा जाता है कि हम खिलाफत आंदोलन को चलाएंगे, खिलाफत में जो खलीफा है उसकी पुनर्स्थापना की मांग करेंगे, और दुनिया भर में ये आंदोलन चल रहे थे। देखो, उसके बाद लखनऊ में जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मतलब कि समिति गठित होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सेठ छोटानी और सचिव होते हैं शौकत अली। ये चीज़ देख लेंगे। अब इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर महीना आ जाता है, जिसमें 17 अक्टूबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत समिति ने खिलाफत दिवस मनाया। ठीक है, तो कौन से दिन को मनाया ये भी ध्यान में रखना, 17 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 23-24 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया जाता है, गांधी जी भी जाते हैं, और जाते ही नहीं, इवन इसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ही करते हैं। तो दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, और सदस्य होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके और ज़्यादा कौन कौन से सदस्य होते हैं? मौलाना आज़ाद सदस्य होते हैं, हकीम अजमल खान सदस्य होते हैं, जिनको हाकिम उल मुल्क की पदवी जो दी गई थी उन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। हसरत मोहानी यहाँ पे थे, यहाँ पे ये ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार की बात करते हैं। एम ए अंसारी थे,
ठीक है, और मौलाना मौलाना हसन थे, अब्दुल बारी थे, ये सब लोग इसके सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। ये आपको दिमाग में रखना है। दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है नवंबर 1919 में। अब इसमें ये कहा गया कि गांधी जी ये कहते हैं कि ये तो बहुत सुनहरा अवसर है। एक तो जो है हम उधर असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कर ही रहे हैं, और इधर ये खिलाफत का भी मुद्दा हमारे सामने है। तो ऐसा करें क्या कि दोनों आंदोलन को मिला दें, जिससे क्या हो, हिंदू मुस्लिम की एकता भी बढ़े, हमको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का मौका भी मिल जाए, और सारे लोग एक हो जाएंगे तो ब्रिटिश को हराना मुश्किल, मतलब कि मुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसी को लेकर गांधी जी कहते हैं कि यह खिलाफत आंदोलन एक सुनहरा अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, लेकिन उधर तिलक विरोध कर रहे थे। कांग्रेस इसलिए मान गई क्योंकि इससे एकता बढ़े, और उधर हंटर कमीशन ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी थी कि जो जनरल डायर है वो दोषी नहीं है, तो इसी के लिए एक अवसर के तरीके से, ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ जाए। और दूसरी बात है कि अगर जिस तरीके से जलियांवाला बाग का हत्याकांड में जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें इंसाफ मिले, इसी को लेके ये महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दोनों को आंदोलन को एक किया जाए। और यहीं से 31 अगस्त 1920 को इसी मंच से जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ब्रिटिश के साथ असहयोग करने का जो आंदोलन है, उसको शुरुआत कर दी जाती है 31 अगस्त को। देखो, होना ये था, जब ये 1920 में खिलाफत आंदोलन आपने समझ लिया, दोनों को मिला के आंदोलन लड़ा जाएगा। होना ये था कि डेट ये डिसाइड की गई कि हम 1 अगस्त को ही जो है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे। कब? 1 अगस्त को ही। लेकिन दिक्कत ये हो गई 1 अगस्त को कि जो तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक जी होते, इनकी इस दिन मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु हो गई। तो होना ये इस दिन था 1 अगस्त को। तो इसलिए जब जैसे ही मृत्यु हो जाएगी तिलक जी की, तो ये आंदोलन इस दिन नहीं हो पाएगा। आएंगे सब लोग मिलेंगे, लेकिन आंदोलन की शुरुआत इस दिन नहीं करेंगे। फिर ये आंदोलन की शुरुआत करेंगे 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त 1920 को ये आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होता है। तो आपसे पूछा जाए सवाल कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आप बताएंगे 31 अगस्त 1920 को। पहले डेट निर्धारित थी 1 अगस्त को, तिलक की मृत्यु होने की वजह से ये 30 दिन टल गया। ठीक है, तो चलो, यहाँ तक की चीज़ें आपने समझ ली। अब ये पहला जन आंदोलन था। दिमाग में ये रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन ही पहला जन आंदोलन था। इस समय वायसराय कौन रहता है? चेम्सफोर्ड रहता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो रहता है इस समय वायसराय रहता है। इसका जो कारण था, क्यों हुआ आखिर ये आंदोलन, तो मैं सारे कारण तो आपको बता ही चुका हूँ, उसको फिर रिपीट कर दिया है कि एक तो भारत वाले स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, रॉलेट एक्ट आया, उसमें उसके खिलाफ थे भारत वाले। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसकी वजह से सरकारें ब्रूटल सप्रेशन करती है, दबा देती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन चल रहा, वर्ल्ड वार चल रहा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ये बैकग्राउंड था कि इसकी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है चलाया जाना था। अब देखो कि जब खिलाफत आंदोलन शुरू होना था, तो अब बताओ कैसे शुरू हो। अब जैसे ही जो कुछ अगर शुरू करना होता था, तो जो कांग्रेस होती थी दोस्तों, वो क्या करती थी, एक स्पेशल जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जो सेशन बुलाया जाएगा, और जो मतलब कि क्या क्या हमको पास करना है उसके लिए सब लोग मिलेंगे, तो क्या होगा, तो एक कांग्रेस का सेशन होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस का जो सेशन होता था एनुअल, वो दिसंबर में होता था, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो कांग्रेस ने ये निर्धारित किया था कि अगर हमारा जो सेशन होता है वो दिसंबर में होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा मौका आता है जिसकी वजह से हमको इकट्ठा होना पड़े, तो हम उसके लिए विशेष सेशन बुला सकते हैं। तो इसी को लेके कि जो है खिलाफत मूवमेंट और जो असहयोग आंदोलन है, इन दोनों को एक करके लड़ा जाए, इसके लिए कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल सेशन जैसे ही बुलाया जाएगा, कहाँ पे, सितंबर 1920 में, अगस्त में शुरू होगा ये आंदोलन, सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा कलकत्ता में, और इसके जो हेड होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो लाला लाजपत राय होंगे। और इसी में जो है खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन है, इसका जो प्रस्ताव है पास किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पास किया जाएगा, तो जो यहाँ CR दास थे, जो उदारवादी टाइप के लोग थे, वो इस स्पेशल सेशन का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो लाला लाजपत राय थे, तो वो अग्रेसिव आदमी थे, मतलब कि थोड़े से उग्रवादी टाइप के थे। तो ये सोचते थे कि जब उग्रवादी हो ना, तो वो पास ना करवा पाए इस तरीके की चीज़। तो यहाँ पे CR दास ने विरोध किया था सितंबर 1920 वाले मतलब कि जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें।
लेकिन जब एनुअल सेशन होता है हर साल की तरीके से दिसंबर में 1920 में, तो यहाँ नागपुर में होता है और यहीं पे अध्यक्ष बनते वी राघवाचारी। अब ये जो थे राघवाचारी, ये कौन थे? ये थोड़े से उदारवादी टाइप के लोग थे। तो इसमें क्या होता है कि सी आर दास ही ऐसे आदमी होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रपोजल होता है उसको मतलब कि इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे तो लाला लाजपत राय को भी विरोध कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी विरोध नहीं किया और ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो पास हो जाता है। और इसी आंदोलन, इसी जो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही गांधी जी कहते हैं कि मैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज आपको दिलवा दूंगा। ये गांधी जी कहते हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है। कौन से लोग ऐसे थे जो इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को खिलाफत में मर्ज करने के पक्ष में नहीं थे? तो यहाँ से भी सवाल बनता है। वो थे सी आर दास थे, लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट थी, मोहम्मद अली थे। ये इसलिए नहीं चाहते थे कि भाई अगर आप लोग इसको मर्ज करेंगे तो खिलाफत जो है एक धार्मिक आंदोलन है और असहयोग है एक राष्ट्रीय आंदोलन है। तो जैसे ही दोनों को मर्ज करोगे तो इससे क्या होगा कि जो सांप्रदायिकता है ना, उसको बहुत, कम्युनलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे सांप्रदायिक लोग इसमें घुस जाएंगे और दोनों आंदोलन को खराब कर देंगे। इसी बात को लेके ये लोग गांधी की आलोचना भी करते हैं। तो ठीक है, ये लोग नहीं चाहते थे। कौन कौन से लोग? सी आर दास है, लाला लाजपत राय है, मदन मोहन मालवीय है, एनी बेसेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना है। ये दोनों आंदोलन को एक करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब आंदोलन मतलब कि मिक्स हो जाता है। नागपुर में जो अधिवेशन होता है, राघवाचारी अध्यक्ष बनते हैं, सी आर दास ने प्रपोजल पास करवा दिया, तो इसकी वजह से अब दोनों आंदोलन मिक्स हो चुके हैं। अब ये दोनों आंदोलन साथ में चलेंगे। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन के दौरान होता क्या क्या है, अब कार्यक्रम भी तो समझ लो कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं इस असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान होता क्या है दोस्तों, कि जो असहयोग, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ब्रिटिश जो राज्य है उसके साथ असहयोग करना। तो इसके लिए करते क्या है कि अंग्रेजी जो न्यायालय, जो भी चीज़ें थी, चाहे न्यायालय हो, स्कूल हो, कुछ भी चीज़ हो, सबका बहिष्कार करना है। उसके कपड़े हों, दुकानें हों, सबका बहिष्कार करना था। बहिष्कार मतलब असहयोग करना था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी न्यायालयों का बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया। तो वकील जो होते थे, जो भारतीय वकील होते, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अदालत जाना ही छोड़ दिया। वकील जो अदालत छोड़े कौन कौन से थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू थे। ये जो बड़े वकील होते थे कौन कौन से छोड़े, उनका नाम देख लो। तेज बहादुर सप्रू ने छोड़ दिया, सी आर दास ने, सैफुद्दीन किचलू ने, आसफ अली ने, इन सब लोगों ने वकालत जाना ही छोड़ दिया, मतलब अदालत जाना ही छोड़ दिया। बंगाल के वकीलों ने सबसे ज़्यादा वकालत छोड़ दी। तो ये दिमाग में रखना है। अंग्रेजी शिक्षा का बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया लाला लाजपत राय ने। और सबसे ज़्यादा बंगाल इलाके में ही अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, उसके बाद पंजाब में किया गया। अंग्रेजी जो वस्त्र पहनते थे उसको तक उतार के फेंक दिया लोगों ने और स्वदेशी वस्त्रों को पहनने लगे। तो अंग्रेजी जो वस्त्र उस समय निर्यात होता था 1920-21 में, पहले 1 अरब 2 करोड़ का आयात होता था, भारत में खरीदा जाता था। लेकिन जैसे ही विदेशी वस्तुओं को हम लोग बहिष्कार कर देंगे तो 57 करोड़ का ही कपड़ा रह जाएगा। आधा से ज़्यादा कम हो गया था, आधा कम हो गया था लगभग, ये देखना। और लोग चरखा बनाने लगे, खादी बनाने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे, यही सारी चीज़ें करने लगे। ठीक है, छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, शराब के दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान जो है तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, और इसमें से तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए उस दौरान जमा हो गए थे। ठीक है, पंचायतों के माध्यम से कार्य किया जाने लगा, विधान परिषद का बहिष्कार किया गया, उपाधि एवं अवैतनिक जो पद थे उनका सब लोगों ने त्याग कर दिया, उपाधि वगैरह। सैनिक जो मजदूर थे, इनको जो मेसोपोटामिया में काम करने जाना होता था, जो भारत के लोग होते थे, इन्होंने कार्य करने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस का गाँव तक में विस्तार हुआ और फीस कम करके कांग्रेस की जो सदस्यता होती थी उसको 1 रुपये तक की फीस कर दी गई, और जिसके माध्यम से जो स्वराज का लक्ष्य है उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई और इनकी वजह से गांधी जी ने ये कहा कि 1 वर्ष के भीतर हमको स्वराज मिल जाएगा। और यहीं से महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो खादी मतलब कपड़े पहनते थे उसको त्याग दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया, लंगोटी वगैरह पहनना शुरू कर दिया गया। और यहीं से जो गांधी जी हैं इनको अर्धनंगा फकीर कहा जाने लगा। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उस समय जो चर्चिल होते हैं उन्होंने अर्धनंगा फकीर गांधी जी को कहा, और लाल कुर्ती जो खाल अब्दुल गफ्फार खां जिसके हेड होते हैं उन लोगों ने भी गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसी दौरान मिदनापुर जो बंगाल का इलाका है उसमें नो टैक्स मूवमेंट चलाया जाता है। बिहार और यूपी के किसानों ने राजस्व देने से इनकार कर दिया। जो लोग थे जिस चीज़ से पीड़ित थे
वो उसी हिसाब का आंदोलन इस दौरान चलाने लग गए, सब लोग अपने अपने हिसाब से। ठीक है। वहीं पे देखो गांधी जी ने क्या किया कि ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए। सबसे ज़्यादा बिहार में ये आंदोलन सफल हुआ कि जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, चरखा बांटा गया, इसमें खादी पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा, इस सब पे जोर दिया गया। और दरभंगा में किसानों ने आंदोलन किसानों का आंदोलन चला जमींदारों के खिलाफ। तो सब जगह जहाँ जहाँ मतलब कि वो क्या कहते हैं शोषण था, तो अपने शोषण के खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया इस दौरान। ठीक है। तो आप देखो, और देखो यहाँ पे जब वो विदेशी शिक्षा को आप त्याग देंगे तो उसके लिए करेंगे क्या। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे नेशनल कॉलेज की स्थापना की है कि हम अपना राष्ट्रीय जो है शिक्षा का कॉलेज स्थापित करेंगे। इसी दौरान जामिया की काशी में, गुजरात जो काशी विद्यापीठ है, जामिया जो मिलिया स्कूल है, जो कॉलेज है गुजरात में, बहुत जगह पे विद्यापीठ की स्थापना होती है। जमना लाल बजाज होते हैं, इन्होंने राय बहादुर की पदवी इस दौरान त्याग दी। गिरफ्तार कौन कौन से नेता इस दौरान हो जाते हैं कि CR दास और उनकी पत्नी बसंती देवी है इस दौरान गिरफ्तार हो जाती हैं। और दूसरा कौन गिरफ्तार होते हैं, मोतीलाल नेहरू गिरफ्तार होते हैं। जवाहरलाल नेहरू 3rd नंबर पे गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये नेता हमारे गिरफ्तार हो जाते हैं। और फिर जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वेल्स के जो प्रिंस थे, वो जब भारत आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है मुंबई में जब उतरते हैं तो। और इनके खिलाफ हड़ताल वगैरह की जाती है कि भाई अब इनको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस तरीके से हिंसा इन्होंने की है जलियांवाला बाग के दौरान, रॉलेट एक्ट लाया है और जिस तरीके से खलीफा का सम्मान नहीं बनाया है, हम लोग किसी भी तरीके से इनका सहयोग नहीं करने वाले हैं। और फिर 1921 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है अहमदाबाद में, तब CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। और लेकिन इस आंदोलन में CR दास क्या होते हैं, जेल चले जाते हैं। CR दास, तो जैसे ही CR दास यहाँ पे जेल चले गए तो आपने देखा कि जैसे CR दास जेल चले जाते हैं, फिर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम होता है अजमल खान। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखना, कुछ भी पूछ सकता है। अब ये सारा चीज़ आपने समझ लिया कि आंदोलन किन वजहों से होता है और क्या क्या मतलब कि रीज़न होते हैं, इस दौरान क्या क्या किया जाता है, सारा कुछ आपने समझ लिया। अब गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब क्यों वापस लेते हैं उसका भी कारण समझ लो। होता क्या है कि जब सब लोग अपने अपने हिसाब से आंदोलन करने लगते हैं, गांधी जी ने ये कहा था कि आंदोलन के दौरान किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जगह है चौरी चौरा गोरखपुर के पास, वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग मिलके, मतलब कि भीड़ एक मिलके एक थाने को जला देती है। अब जैसे थाने को जलाएगी तो उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी होते हैं, वो मर जाते हैं और तो यहाँ हिंसा हो गई। तो ये घटना होती है 5 फरवरी को। तो आपसे पूछा जाएगा चौरी चौरा की घटना कब होती है, तो आप बताएंगे 5 फरवरी 1922 को होती है। और इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, भगवान अहीर कर रहे थे। और जब ये घटना हो जाएगी तो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। तो वहीं से गांधी जी कह देते हैं कि 12 फरवरी को कि ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने हिंसा कर दी और ये किसी भी आंदोलन, जैसे हिंसा हो जाएगी तो ब्रिटिश को मौका मिल जाएगा कि आपका दमन कर देंगे, इसीलिए अब आंदोलन को वापस लिया जाता है। और गांधी जी जैसे ही आंदोलन को वापस लेंगे तो इसकी आलोचना कौन कौन करते हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सब लोग इनकी एक सिरे से आलोचना करते हैं गांधी जी की। अब आंदोलन को वापस लेना सही था कि नहीं सही था, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे PT के हिसाब से फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो आगे बताऊंगा कि फिर उसके बाद क्या होता है। इस समय जो जज होता है दोस्तों, ये कौन होता है, जज ब्रूमफील्ड। ये क्या काम करता है कि भाई गांधी जी को ये कहता है कि बहुत सारे लोग दोषी हैं। तो अब गांधी जी यहाँ पे आगे आगे आके कहते हैं कि भाई सब लोग दोषी नहीं हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे सजा दी जाए। तो ये जज जो ब्रूमफील्ड होता है ये क्या कहता है कि गांधी जी को 6 साल की सजा सुना देता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने हिंसा करवा दी, आप ही ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, आपकी वजह से हिंसा हुई तो आपको अब जेल होगी। तो गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 10 मार्च 1922 को 6 साल की जेल हुई और कारण था असंतोष फैलाना। और लेकिन 2 साल के बाद ही सेहत का हवाला देते हुए गांधी जी को 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की तबीयत खराब हो रही थी। उसके बाद जब रिहा कर दिया जाएगा तो 24 में बेलगांव कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता जो है कौन करेंगे, महात्मा गांधी जी करेंगे। और विदेशी वस्तुओं की जब होली जलाई जाती है इस आंदोलन के दौरान, तो जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर रहते हैं,
वो ये कहते हैं कि ये जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही है, ये निष्ठुर बर्बादी है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो किसने आलोचना की विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने की? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो ये आपने समझ लिया। तो इतना सारी चीज़ें समझ ली आपने, पूरा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। लेकिन जब 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है, तुर्की का जो एक शासक आता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने क्या किया कि खलीफा का जो पद है उसी को समाप्त कर दिया। अब जब पद ही समाप्त हो जाएगा, जो मूवमेंट को लोग किस लिए करेंगे? जब पद ही समाप्त हो गया खलीफा का, तो वो एक थोड़ा सा मतलब आदमी था, तो उसने खलीफा का धार्मिक पद जो होता है उसको ही समाप्त कर दिया। तो ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। अब इसका मूल्यांकन ये होता है कि पहले तो जब आंदोलन शुरू हुआ कि पहले तो एकता बढ़ी हिंदू मुस्लिम ने, लेकिन बाद में जब सांप्रदायिक तत्व इसमें घुसने लगे तो उसमें क्या हो गया, सांप्रदायिकता बढ़ने लगी। और ये हमको दिखा इस आंदोलन के दौरान कि भाई स्वतंत्रता की भूख, आंदोलन की भूख हर वर्ग में है। तो ये भी हमको दिखाई दी इस आंदोलन के दौरान। तो ये इसका मूल्यांकन होता है। पूरा का पूरा मूवमेंट हमने पढ़ लिया। अब असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो डॉक्टर मुंजे होते हैं, इनके द्वारा गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ तक में हमने दोस्तों पूरा का पूरा जो है आंदोलन पढ़ लिया। अब जैसे ही जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, वो वापस लिया जाएगा, तो आप बताओ, मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो युवा वर्ग होंगे वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अब जैसे ही नाराज हो जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, बंदूक की गोली से अपने लिए न्याय करना चाहेंगे और हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे। और उनके पास एक लक्ष्य होगा कि हमको किस तरीके का भारत बनाना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस तरीके का राज्य बनाना है। उसके लिए बंदूक से लड़ाई करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्यसेन, इस तरीके के लोगों द्वारा ये रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी फेज सेकंड है उसका मतलब कि उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और साथ में जो कांग्रेस होगी उसमें दो तरीके की विचारधाराएं सामने आएंगी, जिसको बोला जाता है प्रो चेंजर और नो चेंजर। यहाँ से जो क्लासेस है दोस्तों उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैं एक जगह पे लाके छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं कहीं बीच में छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही आंदोलन वापस हो जाएगा, आंदोलन खत्म, तो एक धारा बन गई उधर मतलब कि क्रांतिकारियों की, और दूसरी जो कांग्रेस में लोग होते हैं उनमें दो तरीके की धारा बन जाती है। एक को परिवर्तनवादी बोलते हैं, एक को अपरिवर्तनवादी बोलते हैं। अब ये दोनों धाराएं क्या करती हैं, रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट होता है क्रांतिकारी, वो आपको बता चुका हूँ। और जो ये परिवर्तनवादी लोग हैं ये क्या काम करेंगे, ये सब अगले वीडियो में अच्छे से क्रम से बताऊंगा। आप ये घबराना नहीं कि क्रम से नहीं बता रहा है, पूरा का पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, कहीं भी कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि 9667305679 इस नंबर पर मैसेज करके इसकी PDF ले लेनी है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहीं पे सारी PDF आपको मिल जाती हैं, और आप लोग सामने PDF रख के सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। दोस्तों ये सब वीडियो आप लोग हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है वहीं पे देखते हैं, तो इस मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो जो आपके दोस्त हैं, जो और दूसरे स्टूडेंट हैं, उनके बीच में भी शेयर कर दीजिए। और लाइक तो करना ही करना है। साथ में आप लोग ये करें कि किस तरीके की आपको वीडियो लगती है आप लोग फीडबैक जरूर दें कमेंट में जाके। आप लोग लिखते नहीं हैं कुछ भी और PDF मांगते रहते हैं, तो भाई एक तरफा थोड़ी ना चीज़ें होती हैं कि भाई मैं एक तरफ से प्रयास करता रहूँ, आपको ये सिर्फ कमेंट करने को बोलूँ तो वो भी ना करो। तो कम से कम इतना तो करो, नहीं तो मैं भी ये PDF वगैरह पे भेजने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हो। फालतू लोग इतना सारा मतलब कि यूट्यूब पे या कहीं भी 20-20 हज़ार, 40,000, लाख रुपए लेके पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप लोग तुरंत दे देते हो बिना हिचक के। और मैं यहाँ पे 1 रुपये आपसे मांग नहीं रहा, इवन मतलब इतना ही कहता हूँ कि शेयर कर दो, उतना भी नहीं करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल जो है डाउन होता है कि मैं ख़राब पढ़ा रहा क्या, जो लोग इस तरीके से फॉलो नहीं मतलब कि शेयर भी नहीं करते हैं। तो जैसे मोटिवेशन डाउन होता है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग भी इतना ख्याल रखो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो ये भी बताओ यार, मैं ये वीडियो दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ या तो इस तरीके से पढ़ाना बंद कर दूँ। ठीक है, तो आप लोग को कैसा वीडियो लगता है वो फीडबैक में ज़रूर लिखो। और मेरे PDF देने का फॉर्मेट यही है कि इतनी सारी PDF में लिखा होता है, इतनी सारी जगहें होती हैं कि आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो आप यहीं पे लिख लो। 20 नोट्स आपको नहीं बनाना पड़े, जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको परेशानी ना आए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।